तो भाई आज है 3 मई और आज है संडे। सोचा कि आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि रियल कॉस्ट क्या होती है। जर्मनी लैंड करने तक का टोटल खर्चा कितना आता है। तो भाई आज मेरा कुछ अच्छा बनाने का मन कर रहा है। तो आज अपने बनाएंगे भाई पनीर की सब्ज़ी। ये आपको दिख रहा होगा, ये है पनीर। एक्चुअल में यहाँ पर इसको ये कुछ फान खेज़ करके बोलते हैं। नेचुरल नेटिवर है, मतलब ये सादा वाला, इसमें कुछ ऐसा मसाले वगैरह मिक्स नहीं किए गए। सो बेसिकली ये पनीर ही है। मेरे को पड़ा ये €2 का 200 ग्राम। ओके, ये आपको मिल जाएगा लीडल में। ओके, लीडल में आपको मिलेगा ये। और ये कुछ चीज़ के सेक्शन में मिलेगा। ये सब मेरे को पड़ा कितने में, ये मैं ऐसे रिसिप्ट जो है वो अपनी कलेक्ट करके रख रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा कि कितना मेरा खर्चा आता है हर महीने एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी, पर्टिकुलरली इन काइजरस्लाउटर्न। ओके, सो ये इसमें ये तो है भाई शायद लीडल आल्डी का है। ओके, तो आल्डी का तो मैंने एक रोटी का पैकेट मंगवाया था, छोटा वाला ख़रीदा था मैंने। और ये मिर्चा मेरे को पड़ा ₹200 का। ये ₹200 का पड़ा मेरे को, ₹220 समझ लो। ₹220 का 400 ग्राम। अब ये तीखा है कि नहीं, ये तो टेस्ट करके देखता हूँ। ये तीखा नहीं है, सॉल्टेड है। तो आप नमक उसी हिसाब से डालना, क्योंकि इसके अंदर भी नमक है। ये लोग पता नहीं क्यों पर इसमें नमक जो है, इसमें नमक भी डालते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा नमक रहता है। आई मीन 100 ग्राम में कुछ 2 ग्राम जितना नमक है इसमें ऐसा। पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था इंसिडेंट, ये छोटा टमाटर अगर आप लेते हो तो वो जो काउंटर पे बैठी रहती है वो इसे मैनुअली टाइप करती है, क्योंकि इसमें स्कैनर वगैरह का बारकोड नहीं रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या सिलेक्ट कर रही है। चेरी टोमेटोस उसने पिछली बार मेरे में सिलेक्ट कर दिया था, मैंने सादा टोमेटो लिया था, उसने चेरी टोमेटो सिलेक्ट कर दिया और मेरे को कम से कम 800 ग्राम टोमेटो मेरे को €800 का €8 का पड़ा। तो जबकि मैंने लिया क्या था, ये नॉर्मल सा टमाटर लिया था जो कुछ ₹300 का है, ठीक है, 1 किलो। पर उसने मेरे को 1 किलो ₹1000 के हिसाब से जो है मेरे को चिपकाया। सो आपको ध्यान रखना है, जब भी काउंटर पे रहो आप अपना रिसिप्ट देखो कि जो चीज़ है स्पेसिफिकली कोई चीज़ उसने दो बार तो नहीं कैलकुलेट कर दिया, और जो बिना बारकोड वाले हैं क्या उसको कहीं गलत तो सिलेक्ट नहीं कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो भाई ये है बाहर का मस्त नज़ारा। अभी हम थोड़ा आगे टहलने चलते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मैंने अपने साथ अपना ट्राइपॉड लिया है और साथ ही में एक नोट लिया है जिसके अंदर मैंने अपने सारी चीज़ें रखी हैं कि लाइक लिखी हुई है कि क्या क्या खर्चा मेरे टाइम पे मेरे को लगा था। हेलो हेलो। तो भाई जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। जो लोग भी अब्रॉड स्टडी का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है जहाँ पर आपको $50,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, और ये स्कॉलरशिप का नाम है एम्बर स्कॉलर। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये मार्क के ऊपर बेस्ड नहीं है, यानी आपके परसेंटेज CGPA नहीं देखे जाएंगे यहाँ। ये ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड है, यानी आपका ड्रीम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको जितना क्लियर है आपका ड्रीम्स, उतना ज़्यादा आपके चांसेस है स्कॉलरशिप मिलने का। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें 4 कैटेगरीज़ के लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं: एकेडमिक्स, क्रिएटिव,
स्पोर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो बेसिकली कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है, 15-20 मिनट ही लगेगा। आपको जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके वो एप्लीकेशन भरना है। अपनी पिच जो आपने रेडी करके रखी है वो पिच वहाँ पे देनी है एंड डन। बड़ा सिंपल सा है। जितना आपका ड्रीम क्लियर होगा उतना ज़्यादा चांसेस है आपको इस स्कॉलरशिप का मिलने का। सो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2026। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो। और आप ज़रा नज़ारा भी देखते रहो, कितना प्यारा लग रहा है। जब भी मेरा टहलने का मन करता है तो मैं ऐसे ही चले आता हूँ यहाँ पर। अभी हम चलते हैं कहीं बैठने का, देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी तो धूप है और बादल भी है, पर जगह आ गई वो। तो ये रही भाई वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे बैठ के अपने मस्त फिर देखते हैं क्या करना है। तो भाई अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं जो लोग नए आए हैं यहाँ पर कि मैं RPTU काइजरस्लाउटर्न में पढ़ रहा हूँ, अपना मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। और अब हम चालू करते हैं कि क्या क्या खर्चा आपका लग सकता है। सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट अरेंज करना होगा, उसमें जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह निकलवाना या डिग्री वगैरह निकलवाना या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करना यूनिवर्सिटी से, तो उसका 500 रुपये आप मान के चलो। दूसरा आपका खर्चा ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि IELTS का कोचिंग वगैरह लेता है तो उसका 15,000 कुछ मान के चलो। मैंने अपने टाइम पे IELTS का ट्यूशन वगैरह रखवाया था तो उसका 15,000 मेरा गया था। ओके, फिर और ये मैं तभी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप के पास कोई नहीं है जिससे आप अपना राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो प्रैक्टिस कर सको, तो ही रिकमेंड करूँगा मैं। बाकी तो सारी चीज़ें कैम्ब्रिज की IELTS जो कैम्ब्रिज बुक्स हैं 9 से 15 तक या 20 तक, वो आप है ना प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी में से मैं भी ट्यूशन में प्रैक्टिस करता था और कोई दूसरी बुक्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है IELTS के लिए। ओके, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के रखी है पहले से। अभी IELTS का जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो है 19,000 जो 2026 में है। मेरे टाइम पे 18,000 था 2025 में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, दूसरा IELTS का हो गया 19,000 एग्ज़ाम फ़ीस। और फिर उसके बाद आता है APS का 18,000 है ना। बट एक मस्त चीज़ है मेरे साथ हुआ था कि मेरे पास जब कॉल आया था APS वालों का कि आपको जो है आपके 10th और 12th का वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको गुजरात बोर्ड जाना पड़ेगा और जाके वहाँ से वेरिफिकेशन करवाना होगा। सो मैं गुजरात बोर्ड गया, गांधीनगर में पड़ता है। तो 10th और 12th का उन लोगों ने भी फ़ीस लिया था 650 रुपये कुछ। ओके, 650 समथिंग ही लगा था वेरिफिकेशन के लिए करवाना होता है। मैंने APS के लिए भी वीडियो बना के रखी है, आप वो देख सकते हो। और कुरियर का, क्योंकि मैं गुजरात में रहता था और गुजरात से दिल्ली है ना, मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने थे, तो उसका 600 गया ब्लू डार्ट के थ्रू, वो अलग। और प्लस 500 रुपया मेरा गया था ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने का। कलर प्रिंटिंग मैंने चूज़ किया था, आपके ऊपर है, तो मैंने कलर प्रिंटिंग जो है चूज़ किया था, 500 रुपया उसका गया था। ओके, सो ये तो हो गया सिर्फ APS का। और एप्लीकेशन फ़ीस ये देखो, ये भी जो है मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको कि मेरा 45,000 जितना लगा था एप्लीकेशन फ़ीस। मैंने 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और में से 4-5 यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स फ्री थी, बट टोटल मिला के 45 एवरेज लगा था, 45,000 एप्लीकेशन फ़ीस का। ओके, तो यहाँ पर मेरा ख़त्म हो जाता है ये वाला पार्ट एप्लीकेशन तक का। ओके, अब आते हैं अपने लोन वाले पार्ट पे, क्योंकि आपने अप्लाई करना, जैसे अप्लाई कर दिया, अब आपको बस वेट करना है कहीं से एडमिशन आने का। ओके, जो आपके ECTS और फिर सेकेंडरी आपके ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपके वर्क एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आपके क्रेडिट्स कितने हैं, आपने बैचलर्स में कितने क्रेडिट्स पूरे किए हैं, जिसको हम ECTS भी बोल सकते हैं यहाँ पे, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के क्रेडिट्स। ठीक है, तो वो मैच करना, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। और दूसरा ग्रेड्स, ऑफ कोर्स ग्रेड्स कंपटीशन की वजह से अब ग्रेड्स भी जो है यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करती है, वरना 6.5 CGPA वालों को भी एडमिशन मिल जाता है। तो पहले से ही लोन के लिए एप्लीकेशन का कर रहा था, बट सिक्योर कहीं नहीं हो। मैंने लोन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के रखे, आप देख सकते हो। तो लोन में सबसे पहला भाई ITR 1500 रुपये, मेरा 1500 रुपया जितना मान के चलो आप। ओके, CA वगैरह से करवाने का होता है, तो वो हो गया आप। ओके, फिर उसके बाद आता है अपना PF होता है प्रोसेसिंग फ़ीस। ओके, आप जो लोन अप्लाई करो जहाँ पर, वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फ़ीस स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी, तब तक आपका लोन वगैरह का आगे का प्रोसेस नहीं होगा, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। सो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है उसका भी अपने को देना पड़ता है 14,000 समथिंग। ओके, और ये वेरी करता है, ये स्टूडेंट्स के लोन वो कितना ले रहे हैं।
ठीक है, कितना वो सैंक्शन करवा रहे हैं और कितना डिसबर्स करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सैंक्शन कई लोगों का जो है सैंक्शन अमाउंट 25 लाख 30 लाख का सैंक्शन करवा रहे हैं, तो उनका प्रोसेसिंग फीस में भी वेरी आता है, बट वो नेगोशिएट कर सकते हो आप। ओके, तो मेरा स्टार्टिंग में वो बंदा कुछ 28,000 बोल रहा था और फिर उसके बाद कम करके कुछ 14,000 कुछ किया उसने, 14,000। ओके, सो प्रोसेसिंग फ़ीस। फिर उसके बाद अब ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि नोटरी, प्री वीज़ा वगैरह। ओके, सो प्री वीज़ा डॉक्यूमेंट भी है ना मेरे को जो है वो बनवाना था। आई मीन उन लोगों ने बोला कि आपको प्री वीज़ा का नोटरी करवाना है और आपके को एप्लीकेंट का भी नोटरी डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, तो उन सब का 1,500 रुपया गया था मेरा। ओके, जो उन लोगों ने सेंड किया था मेरे को कुरियर के थ्रू, क्योंकि जो मेरा लोन फॉर्म है वो मुंबई में है और मैं गुजरात में रहता था, तो कुरियर किया उन्होंने। सो वो नोटरी वगैरह जो है मेरे को जाकर किसी एडवोकेट वगैरह, आई गेस एडवोकेट ही है ना, तो हाँ, तो मतलब वही कोर्ट वगैरह में जो नोटरी वगैरह होता है, तो वहाँ पर जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स का 1,500 लगभग गया था। और एक गया था स्टैम्प ड्यूटी में। सो टैक्स वगैरह कुछ गवर्नमेंट को देने का वो बोल रहा था लोन वाला, सो उसको 6,000 रुपये वहाँ पे गया मेरा। ओके, सो ये भी एक चीज़ है, ये 6,000 मेरा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में गया था। ओके, फिर उसके बाद कुरियर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लोन के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखे, इतने अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स थे वो स्टैक में। ठीक है, आप देख सकते हो पार्ट 1 लोन का, उसमें इतने अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स थे और वो सारे को कुरियर करना था गुजरात से मुंबई में। सो उसका भी 1,200 गया था। ओके, क्योंकि 2 बार कुरियर किया था उसने, कुछ दूसरी बार भी कुछ मंगवाया था, तो 600 पहला, फिर दूसरी बार 600 गया मेरा। अब ये वाला सेक्शन ख़त्म होता है लोन का। अब हमने आगे बढ़ते हैं कि अगर लोन डिसबर्स हो गया तो फिर उसके बाद की क्या क्या प्रोसेस थी। सो उसमें कितना खर्चा आया। सबसे पहला खर्चा आया वो था कि आपको आपके ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट पहले भरना है। ठीक है, तो देखो आप गूगल करते होगे, आपको क्या दिखता होगा, 11,900 कुछ यूरोस। ठीक है, आपको भरना है। पता है एक्चुअल अमाउंट जब आप टोटल करोगे उसके अंदर कुछ है ना फीस वगैरह भी होता है, टोटल अमाउंट होता है 12,153 यूरो। ओके, सो ये एक्सपार्ट्रियो के थ्रू मैं गया था, तो मेरा कुछ है ना 12,150 यूरो आप मान के चलो, जो है वो मेरे को पे करना था, आई मीन ब्लॉक्ड अकाउंट का। सो विच इज़ इंडियन रुपीज़ में उस टाइम पे था जब मैंने लोन अमाउंट से अपना ब्लॉक्ड अकाउंट पे किया था 13,11,000 रुपये। ओके, उस टाइम पे रेट चल रहा था 108 रुपये 1 यूरो का। ओके, कन्वर्जन रेट भी आपको देख के चलना है। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन रेट आप है ना फ्लाई वायर के थ्रू करो या फिर मैनुअल बैंक ट्रांसफ़र करो। ठीक है, सो समवेयर अराउंड 13,11,000 मेरा लगा था उसमें, ये भी चीज़ है। ओके, मैंने वो सब बता के रखा है, आप देख सकते हो सारी वीडियोस। सो यहाँ पर अपना लगा 13,11,000 रुपये। ओके, फिर उसके बाद है ना जनरली मेजॉरिटी ऑफ लोन फर्म्स का ऐसा रहता है कि उनको लगता है यार जो सेमेस्टर फ़ीस है वो भी पे करने की होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी, पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, आप यहाँ पर आके भी पे कर सकते हो। आई मीन कई सारे लोग यहाँ पर आके फिर पे किए हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस। जो मेरे यूनिवर्सिटी RPTU काइजरस्लाउटन का है 375 यूरोस, बट लोन फर्म वाले माने नहीं, उन्होंने ना खुद ही से किया, क्योंकि उनको उसमें भी पैसा कमाना था। मैंने उसके ऊपर भी बना के रखा है वीडियो, आप देख सकते हो। फॉरेक्स वालों के साथ टाई अप था उनका, तो 375 सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस है और मेरा उसका लगा 45,000 रुपीज़। ओके, सो ये भी एक चीज़ है, 45,000 रुपीज़ उसका गया। नहीं, VFS के लिए अप्लाई कर दिया, VFS मुंबई के लिए। और उसमें क्या क्या फ़ीस आई, उसमें सबसे पहला आया 1,040 रुपये। वो है प्रीलिमिनरी स्टेज का, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ऑनलाइन पोर्टल्स में चेक होते हैं कि सब चीज़ सही है, बढ़िया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसका खर्चा वो लोग लेते हैं VFS वाले, VFS ग्लोबल वाले, 1,040 रुपये समथिंग। वन प्रीमियम लॉन्च है उसका 3,480 रुपया समथिंग मेरा लगा था प्रीमियम लॉन्च का। ओके, और ऑफ कोर्स इसके बाद की जो नॉर्मल VFS की जो फ़ीस है 70 यूरो, जो उस टाइम पे 7,700 रुपीज़ था, वो अलग। ओके, और GST, इसमें GST थी 700 रुपये GST। ओके, सो टोटल मिला के VFS ग्लोबल वालों को मैंने कितना पे किया, 12,210 यूरो, 12,210 रुपये। ओके, सो 12,210 रुपये VFS ग्लोबल वालों का। ठीक है, जिसमें से आप है ना 3,500 जितना माइनस कर दो अगर आपको प्रीमियम लॉन्च नहीं लेना है तो चलो, ये तो हो गया आपका VFS का सेक्शन कंप्लीट। अब बारी आती है कि आपका जो खर्चा आएगा, पर्सनल खर्चे बोल सकते हैं जिसको, शॉपिंग वगैरह। सो शॉपिंग वगैरह का 50,000 जितना मान के चलो। ओके, 50,000 अब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बट 50,000। ओके, और एज्यूम कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि एयर फ्लाइट। ठीक है, सो फ्लाइट वगैरह का कितना लगा। सो देखो, मेरा 35,000 में ही काम बन गया। ओके, कुछ लोगों का 25 में भी बन जाता है।
ओके। मेरा 35,000 में ऐसे काम बना क्योंकि एयर इंडिया से मैंने फ़्लाइट बुक किया था, 1 महीने पहले बुक किया था। पर आप कितना मान के चल सकते हो, एवरेज अराउंड 50,000, 45,000, ओके, 45 टू 50,000 आप मान के चल सकते हो वर्स्ट केस में। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो मेरे भी लाइक यूनिवर्सिटी में आए, वो लोग लास्ट डेट तक आए। ओके, तो और लास्ट डेट पे आप फ़्लाइट्स वगैरह बुक करते हो तो महंगी पड़ सकती है आपको, ठीक है। अनटिल और अनलेस आप लॉन्ग रूट लेके चलो, ठीक है, 2-3 फ़्लाइट्स आपको लेनी पड़े का जो आप इन शॉर्ट 1,000 यूरो समथिंग कैश में। ओके। और दूसरा आप या फिर नियो ग्लोबल कार्ड में मैं लेके आया था 30,000 रुपीज़, आई मीन 300 यूरो समथिंग, 290 यूरो 280 यूरो जितना में जो है। फिर भी नियो ग्लोबल कार्ड में आपको कोई ये नहीं बताता कि आपको डीसीबी बैंक सिलेक्ट करना है उसके अंदर, ठीक है। नियो ग्लोबल कार्ड में 2 बैंक्स वो लोग ऑफर करते हैं, डीसीबी आपको सिलेक्ट करना है, डीसीबी बैंक प्रीफर करना, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले बैंक का मैंने काफ़ी नेगेटिव रिव्यू सुना है इसीलिए। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि नियो ग्लोबल कार्ड में आपने एक बार पैसा डाला तो आप उसको फिर 24 घंटे बाद ही निकाल सकते हो अगर कुछ इमरजेंसी पड़ती है इंडिया में रह के। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना ये सारी चीज़ों को लेकर, बस इतना समझ के चलो कि हाँ 30,000 रुपीज़ नियो ग्लोबल कार्ड में मैं लेके आया था, आप 50,000 रुपीज़ जितना लेके आ सकते हो। सिटी बनना था। और हाँ, ये सारे जगह पर मेरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने तक कहीं पे भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की नोटरी वगैरह नहीं करवाई। मेरा एडमिशन लेटर तक आ गया था, मैंने कहीं पे भी अपना डॉक्यूमेंट्स का नोटरी नहीं करवाया क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही थे। ऐसा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी लाइक गुजराती में हो, मराठी में हो, आप अगर है ना वैसे भाषा में है, रीजनल भाषा में, तो आपको नोटरी करवानी पड़ेगी, इंग्लिश में उसको पहले ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, है ना। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा, आपको बेस्ट ऑफ लक। ये जो भी आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस में काफ़ी सारा मेंटल प्रेशर आता है और होपलेस फील करते हो आप, बट आपको होपलेस नहीं होना है यार, पेशेंस रखो। कि जिसको भाई अब्रॉड आना है स्टडी के लिए, सो ज़रूर आप एम्बर स्कॉलर में अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अप्लाई करो और अपना ड्रीम पूरा करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।